हैं, उनकी हसरतों पर पानी फिर गया है। एक उम्मीद थी, उनको यह उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको इस बात की एश्योरेंस मिलेगी कि वीवीपैट का मिलान जो है ईवीएम से होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें ये डिमांड कर रहे थे कि वीवीपैट की पर्चियों की तुलना जो है, उसको कंपैरिजन जो है ईवीएम से किया जाए। दूसरी बड़ी बात ये कह रहे थे कि अब वक्त धर गया है, बहुत सारी कंट्री जिन्होंने ईवीएम को शुरू किया था उन्होंने भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाना शुरू कर दिया है, मत पेटियों से चुनाव करवाना शुरू कर दिया। तो जम्मू कश्मीर, यहां भारत में ऐसा संभव क्यों नहीं हो सकता है? पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी उनकी हसरतों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा अभी फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि ईवीएम और वीवीपैट को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपने तर्क में ये कहा था कि ईवीएम में छेड़खानी की कोई गुंजाइश नहीं है, ईवीएम वीवीपैट की तुलना संभव नहीं है ना। तो यानी जितना भी चर्चा ईवीएम पर इंडिया ब्लॉक करता रहा है वो अब शांत हो गया है। लेकिन जयराम रमेश ने एक बार तो फिर कहा है कि इस संघर्ष को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे 370-35 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, जो 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था, उसको सही ठहराया था। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था कि हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। सेम ऐसा ही इंडिया ब्लॉक के जयराम रमेश, जो कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि डिमांड क्या कर रहे थे। इनकी सिंपल ये डिमांड थी कि ईवीएम में धांधली हो सकती है, ईवीएम में धांधली को बचाने के लिए वीवीपैट एक अच्छा ऑप्शन है। उन्होंने कहा था कि ईवीएम के साथ जैसे वोटों की गिनती होगी वैसे ही वीवीपैट की भी पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने अपने विवेक के साथ ये फैसला लिया है कि कहीं ना कहीं इस याचिकाओं को, दोनों याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद पीएम ने पलटवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। बैलेट पेपर लूट कर करते रहे हैं ये राज, यानी कांग्रेस पर ये आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा था। एक जो कहा जाए कि जो भाजपा जो आरोप लगा रही थी वो ये लगा रही थी कि अगर कांग्रेस हारती है, इंडिया ब्लॉक हारता है, तो ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ेंगे। वो अवसर भी अब इनको प्रदान नहीं होगा। तो दर्शकों, पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोर्ट के इस फैसले, दूसरे चरण का मतदान चल रहा था और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही थी। हालांकि इसका फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन कल इस फैसले की सुनवाई हुई और जिसमें इन्होंने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पहले हम आप बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर किस तरह से कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पर या इंडिया ब्लॉक पर ये तंज कसा। आइए देखते हैं। इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए। यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए।
बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही तो दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये इंडिया ब्लॉक ये चाहता था कि बटन दबाने वाला बांध जो काम है वो बंद होना चाहिए। अरे बटन दबाने वाला काम बंद होना चाहिए और पर्ची से मतदान होना चाहिए। ये भी आरोप लगाया कि किस तरीके से पहले लूट खसूट हुआ करती थी, कैसे मत पेटियों को लूटा जाता था और कैसे धड़ाधड़ मोहरें लगाई जाती थी, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे एक्सट्रीम राइट में कपिल सिंह है। कपिल जी, आपका स्वागत है। और शेख बशीर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, आपका भी स्वागत है। सरबजीत सिंह जोहल भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। सरबजीत जी, आपका भी स्वागत है। मनीष साहनी जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं कपिल जी से करूंगा। कपिल जी, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि बटन दबाने वाला काम आप बंद करवाना चाहते थे, कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक चाहती थी कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, बहुत सारे तर्क भी आप दिया करते थे। कोर्ट में भी आपके वकीलों ने बहुत सारे तर्क दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले जनता पार्टी थी और जनता पार्टी की सरकार 1977 में आई थी जी। तो बूथ लूट के, ईवीएम तब तो थी नहीं, तब क्या लूट खसूट करके वो सरकार बनाई गई थी? ये प्रधानमंत्री जी को सोच समझ कर बयान देना चाहिए। और ईवीएम मशीन जब इस देश के अंदर लाई गई तो सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अपोजिशन में थे और गुजरात में मुख्यमंत्री भी थे, ईवीएम के खिलाफ बोलते रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने 101 नुस्खे दिए कि ईवीएम को हैक कैसे किया जाता है। और कांग्रेस तो इसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, परोक्ष या सीधे रूप से पार्टी तो थी नहीं। कांग्रेस आज भी ईवीएम के लिए वीवीपैट्स की डिमांड करती है कि ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए। और एक रिटायर्ड ऑफिसर जिन्होंने इल्जाम लगाए और संगीन आरोप लगाए उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस बेरर हैं वो भारत टेक्नो जो ईवीएम मशीन बनाती है, उसको मैनेज करती है, उनमें एम्प्लॉई हैं, उनमें कार्य करते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खुद ही संदेह के दायरे में आती है। और भारतीय जनता पार्टी के बयान, यानी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को आप मान्य नहीं करते, मानते नहीं? बिल्कुल मानते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। मैंने पहले ही नहीं कहा ना, देखिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सीधे, परोक्ष रूप से कांग्रेस उसमें नहीं गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस आज भी सिर्फ इतनी बात करती है कि ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए और वीवीपैट्स जो है वो लगभग सभी मशीनों में लगाए जाने चाहिए ताकि जनता को पारदर्शिता से एक नेता चुन के सामने आए। सरबजीत जी, आप क्या कहेंगे? जो आरोप आप पे लग रहे हैं कि जनता पार्टी जब जीती थी तब कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो पहले ही मान चुके हैं कि वीवीपैट लगना चाहिए। तो मैं इनको जानकारी दे दूं कि कल ही यहाँ पर वोट पड़े हैं। आप एक भी ईवीएम मशीन बताइए जिसके साथ वीवीपैट नहीं लगा था। तो इसका मतलब है कि वीवीपैट हर एक ईवीएम मशीन के साथ लगा है। इन्हीं लोगों ने ये ईवीएम लाई थी और जहां से जो जीत जाते हैं वहां तो ईवीएम ठीक चलती है, वीवीपैट ठीक काम करता है। जहां जो हार जाते हैं फिर कहते हैं इसमें खराबी है। तो आज खराबी जो है वो लोगों से जो लुप्त हो चुकी है ना, जो कांग्रेस, उसमें खराबी है। ईवीएम बिल्कुल ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 45 डे तक सुरक्षित रखी जाएंगी। और कल भी जैसे लोगों ने वोट डाला तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी थी, वो शीशे में दिखाई दे रहा था कि ये वोट किसको जा रहा है और कैंडिडेट का नाम भी था। सभी लोगों ने देखा होगा, शायद किसी अनपढ़ आदमी ने भी वो देखा, सबने देखा। तो ऐसी कोई ये मुद्दा है ही नहीं है। ये मुद्दा तब बनता है जब ये हार जाते हैं, ये छुपाने के लिए कि लोग इनके साथ नहीं हैं, लोगों ने इनको इग्नोर कर दिया। 60 साल में जो इनकी त्रुटियां थी वो सामने आई, तो अब ये ईवीएम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट तो इनको मानना चाहिए। चलिए कपिल जी, इनका कहना है कि ये मुद्दा ही नहीं है वीवीपैट, असल मुद्दा यह है कि कांग्रेस लुप्त होती जा रही है, इसलिए बौखलाहट में इस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है। तो भारतीय जनता जब हारती थी तो क्या इसीलिए इसको मुद्दा बनाती थी? ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब एक एक करके अपनी कमियां खुद ही गिनाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने पद की गरिमा को बार बार उल्टे सीधे बयान ऐसे देकर जो कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को
भंग करते हैं, वो देते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ऐसा कर रही है? हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि कांग्रेस ने जब भी इस देश के अंदर कोई आवाज उठाई है, वो देश की जनता की भलाई के लिए उठाई है। कांग्रेस ने जब भी कोई रिफॉर्म लाया है, कोई एक्ट लाया है, इस देश की जनता की भलाई के लिए आया है। कांग्रेस ने जब भी कोई नई चीज, अरे भाई सारा कुछ आपने रिफॉर्म के लिए लाया, तो लोगों ने इग्नोर क्यों कर दिया? देश की जनता की भलाई के अरे लिए किया है। आप कहां पहुंच गए ये तो देखो। भारतीय जनता पार्टी ने किया, ईवीएम का विरोध अभी डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे आएगा। अगर इतने रिफॉर्म लाए तो फिर क्यों ऐसा हुआ? फिर क्यों आपके साथ ये हाल हो रहा है? जितनी भी स्कीम्स कांग्रेस ने लाई थी, भारतीय जनता पार्टी एक एक करके उनको इंप्लीमेंट करने का काम कर रही है। और कांग्रेस अच्छी बात है ना, आपसे नहीं हुई, आपने बातें की ना। आज एक पंक्ति में जो लास्ट व्यक्ति जो खड़ा है उसके तक भी वो स्कीम पहुंच रही है। यही लोग कहते थे शोर डालने से थोड़ी होता, आपसे हुआ नहीं, आज शोर डाल रहे हो। बशीर साहब, आपसे ये आप मान रहे हो ना कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ इंप्लीमेंट किया है, तो लोग उसी के पर भी हम प्रश्न उठाते करते रहे ना। क्या वक्त आ गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम फैसलों पर भी सवाल उठाते हैं? देखिए अगर मनोज जी, जो इश्यू 370 वाला इशू हो, उसमें भी आपने कहा कि हम संघर्ष जारी रखेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया था, तो फिर आप क्यों बरगलाते हैं? जी देखिए, पहली बात यह है कि इशू है कि ये जो ईवीएम है, इशू सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के वीवीपैट से मिलान को इनकार कर दिया। लोगों के अंदर डाउट है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब डाउट पैदा हुआ तो डाउट है नहीं, डाउट डाला जाता है, डाला जाता है। पहले मुझे आई एम सॉरी कि जब मैं बोलूंगा आप नहीं बोलेंगे, जब आपको लगे अपनी बारी पे बोलिए। जी, डाउट जब किसी को हुआ कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया। पहली चीज यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने बयान दिखाया, मैं आई एम सॉरी, प्राइम मिनिस्टर साहब इतना नीचे जाएगा मुझे समझ नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर कहता है कानून बदलेगी, तो इन्होंने भी तो बदले, इन्होंने जिम्मेदारों के कानून बदले, 750 आदमी मरवा दिए, उसका हिसाब नहीं मांगते ये, और वापस लिया, माफी तक नहीं मांगी इन्होंने पूरे इंडिया में। पहली बात यह है कि जब मैंडेट मिला, जैसा भी मिला, इनको कानून बदलने के लिए मिला, तो इन्होंने बदल दिया। जम्मू कश्मीर को यूनियन हमने वोट इसलिए डाले हैं ना भाई साहब, वोट इसीलिए डाले हैं कि अमेंडमेंट हो। लेट मी स्पीक, तो उसमें आप इशू क्यों बना रहे हो? बदला गया, क्या बदला? आज इलेक्शन हो रही है, हमारे पार्लियामेंटेरियन जो चुने जा रहे हैं, जो हमारी त्रुटियां हैं, उसमें अमेंडमेंट होती है। चलिए बशीर, मेरी बात सुनिए, इसीलिए तो चुन रहे हैं हम जो बहस सुन रहे हैं, इट शुड नॉट बिकम फिश मार्केट। आप सुन लीजिए मेरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जो पॉइंट होगा। अगर आप नहीं समझेंगे नहीं बोल सकते। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में बहस थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया, तो क्यों किया? इसलिए किया कि उनके जहन में भी डाउट आया। अब सवाल यह है कि वीवीपैट, आपने भी कहा कि वीवीपैट मशीन के साथ है। इशू यह है कि वीवीपैट को काउंट करो, पूरा वीवीपैट काउंट करो। इशू यह है ताकि पता लगे कि वोट देने वाला, कल आपको मणिपुर में सुना होगा मशीनें तोड़ी गई, आपने देखी वीडियो, और भी कई जगहों के ऊपर अभी लोगों के अंदर शकूक हैं। मनोज जी, कोई अगर ये कहे कि नहीं है, हैं शकूक हैं, और मैं ये समझता हूं बशीर साहब शक है, जहां आप जीत जाते हो, डेमोक्रेसी को, आप जीत जाते हो वहां पे कोई शक नहीं रहता है, यहाँ आप हार जाते हो वहां पे। पहली बात सुन लीजिए, हार जीत तो है जी, लेकिन हार जीत के साथ मैंने कहा, जिस तरह कपिल जी ने कहा कि जब 1970 में चुनाव हुए तो जनता पार्टी को वोट मिला, मैसिव मैंडेट मिला, कांग्रेस हार गई, तो उसी पर्ची से हुआ ना, या उसमें कोई मशीन थी? उसके बाद जब चुनाव हुए, अभी मशीन जो है दो तीन चुनाव में ही इस्तेमाल हुई है। लेकिन आपने यहाँ देखा, क्या नाम है, चंडीगढ़ में जब वो चुनाव हो रहे थे, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर दूसरे दिन उनको बदलना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि जो अफसर है, जो कल तो मैंने यह हद देखी कि स्टाफ ही इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो नालायक है, उनकी नालायकी की वजह से लाइनें लगी और वो जल्दी वोट नहीं कर पा रहे थे। बहुत सी जगहों के ऊपर इसमें त्रुटियां हैं। ये उनकी नालायकी नहीं थी, ये डेमोक्रेसी की जीत है कि लोगों ने लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर वोट दिया। आप क्या लोगों का मजाक कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? आप लोगों का मजाक आप बना रहे हो। आप बना रहे हो, आप लोगों की लाइनें, और इतने भारी यहाँ वोटिंग हुई, आप उसको कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन नालायक था।
मतलब वहां पर कश्मीर में वोट 2-2% आपके कैंडिडेट लेके 200 वोट लेके पार्लियामेंट में चले जाते हैं, वो डेमोक्रेसी है। नहीं, ये कश्मीर नहीं, ये बोलना ठीक तरीके से बोलो ना। लाइनें लगी तो डेमोक्रेसी है भाई, लाइनें लगी तो अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है, ऐसे बोलो ना। ये थोड़ी बात है कि लाइनें लगी थी, लाइनें लगी तो अच्छी बात है, लोग वोट डालने के लिए आए, अपना वोट कास्ट करने के लिए आए। यार ये फिश मार्केट नहीं है, आप मुझे बोलने दीजिए, फिर उसके बाद बात करिए। गलत बात बोलोगे तो वो थोड़ी गलत बात आप क्या, आप ही भी बात सुने हम, वो फैसला वो करेंगे, मैं वो करेंगे, सही को नहीं बोलता, डिसाइड वहां से करेंगे सारी। विनोद जी मैं सुन लीजिए, डाउट्स हैं और डाउट्स रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी डाउट्स क्यों हैं? इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें से निकाला, इनके डाउट्स वहां भी हैं। इन्होंने अपनी टीम बनाई, ये अपनी एक चौकड़ी बनाना चाहते हैं तो बना ली इन्होंने, लेकिन लोगों ने कल जो वोट दिया है हम उनको सल्यूट करते हैं, जिस भी हालात में दिया हम सल्यूट करते हैं। डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए, डाउट्स को खत्म करना चाहिए। मनीष जी, अगर डाउट्स खत्म नहीं होते, आपको भी इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर संदेह है, संशय है क्या? देखिए, इसमें कोई तर्क नहीं, एक हम पूरा माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया उसका सम्मान करते हैं, मगर आप बताइए कि क्या बुनियादी सवाल थे सारे। अगर विकसित देश इससे तौबा कर सकते हैं तो हमारा ये कहना था कि अगर जनता को जो है, देखिए हर लोकतांत्रिक देश के अंदर जनता जनार्दन होती है, अगर जनता को कहीं पर कुछ सदिंग लग रहा है तो उसको जरूर जो है वो बदला जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जर्मनी का उदाहरण हमारे पास है, अमेरिका, इंग्लैंड, तमाम इतने बड़े बड़े विकसित देश हैं। हाँ देखिए, मेहनत का फल, जटिल समस्याओं का हल जरूर कुछ देर से मिलता है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। देखिए आप जो माननीय शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया, आप उसके आखिर वाले पैराग्राफ भी पढ़िए, उसमें सही तौर पर देखिए सदिंग पर जो है वो क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया है। कहा गया है कि 45 दिन इन मशीनों को सुरक्षित रखिए, इन मशीनों के जो है कोई भी उम्मीदवार 7 दिनों तक जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकता है, उस समय डाटा को जो है इनको दिखाना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को भी इस पर जो है सदिग्धता दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो तर्क रखे गए थे वो बिल्कुल बुनियादी तर्क थे। और ऐसा नहीं है, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो किस तरह के बयान दे रहे हैं इस तरह के फैसला आने के बाद। क्या वो भूल चुके हैं कि उनके खिलाफ कितने माननीय न्यायालय ने फैसले दिए हैं? बहुत सारे न्यायालय ने फैसले दिए हैं। अभी हाल ही के अंदर मेघालय के अंदर केंद्र सरकार को जुर्माना लगाया गया है 5 लाख का, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ताजमहल के संरक्षण पर जो है फटकार लगाई गई है, किसानों के बिल जो है इन्होंने वापस लिए हैं, और कोर्ट ने तो योगी सरकार को भी जो है जो हेट स्पीच पर जो है FIR लिखने पर जो है वो फटकार लगाई थी। कितने आरोपों पर तो केंद्र सरकार को फटकार लग चुकी है। हाँ, ये मानने वाली बात है कि विपक्ष इस समय विपक्ष में है, वो सत्ता में नहीं है कि माननीय न्यायालय के जैसे चुनाव आयोग की नियुक्तियों को लेकर जो है वो निर्णय दिया था, इन्होंने जो है उस पर भी जो है अध्यादेश लाकर, कानून लाकर जो है उसको बदल दिया। ये बदलने की हिम्मत तो अभी हम तमाम विपक्षी पार्टियों के अंदर नहीं है, मगर मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय ने जरूर इस पर संज्ञान लिया है, और ये लड़ाई जो है लंबी लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये जारी रहेगी। आपके पास लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ने ये कहा कि इंडिया ब्लॉक के सपने चूर चूर हो गए, इसके क्या मायने हैं? प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनने के सपने संजोए हैं, चूर चूर वो हो रहे हैं। अभी 2 ही चरण का चुनाव संपन्न नहीं हुआ था, और प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, और लगता है कि उन्होंने पता नहीं कितने बड़े सपने संजोए थे, और परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई। 400 पार साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं ने प्रधानमंत्री जी ने बैठक की RSS के साथ, तो वहां पे पता चला कि 200 पार भी नहीं हो रहे, और अब तो खैर 150 भी बड़ा मुश्किल है इनके लिए। तो इन्होंने फिर एक नारा दिया 400 पार का, मध्य प्रदेश में नारा दिया 300 पार, यूपी में नारा दिया 300 पार, जम्मू कश्मीर में कहते थे 40 बार, और जम्मू कश्मीर में तो इलेक्शन भी नहीं करवाए। तो सपने चूर चूर अगर किसी के हो रहे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हो रहे हैं। और कल जिस तरह से टर्नआउट था और जनता का रुझान था, जनता ने निकल के वोट किया, वहीं से पता चल रहा है। और बोल बोल के लोग जा रहे थे कि वो किसको मतदान कर रहे हैं, तो वहां से पता चलता है कि जनता का रुझान क्या है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी तारीफें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी ने इकाई नहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए जब डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। कहीं की पैर की जो
पॉपुलेशन थी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिर पे जाके जब लगाई तो सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगा चुका है। और जब वहां उनको पूछा गया कि जब नरेंद्र मोदी जी कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करेंगे तो क्या इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा, तब इलेक्शन कमीशन मौन थे। एक इलेक्शन कमिश्नर ये देकर इस्तीफा दे देते हैं, वो कहते हैं कि उनको ठीक तरह से काम नहीं करने दिया जा रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता की बात करती है। तो ये सारी जो बातें हैं इनका अगर संज्ञान लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्थिति है वो संदिग्धता के घेरे में आ ही जाती है। क्यों सरबजीत जी, आपकी कार्यप्रणाली, आपके फैसले कहीं ना कहीं संशय के घेरे में। मैं हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये शायद दिन को तारे देख रहे हैं और दिन को सपने देख रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व करेंगे। ये लोगों ने फैसला करना है, ये आपने फैसला नहीं करना है। रही बात हमारी कितनी सीट आएंगी, आप तो कहां से कहां डबल डिजिट में, अब कहीं सिंगल डिजिट पे नहीं आ जाओ। आप तो इलेक्शन कितनी सीटों में लड़ रहे हैं, इनको ये तो पूछो। अभी आपने कहा 273 सीट सरकार बनाने के लिए चाहिए। मुझे लग रहा है ये कोई शायद 200 या 200 के आसपास तो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये क्या हमें बताएंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बताएंगे? अरे लोगों का फैसला है। तीसरी बार भी माननीय प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व करेंगे और पूरे लोग जो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता है वो उनके साथ है। इनके कहने से कुछ नहीं होता, इनका ग्राउंड पे कुछ नहीं है। इनके ग्राउंड में लोगों ने देखा है 60 साल का इनका शासन, वो घोटालों का शासन, वो आज कोयला घोटाला, टीवी पे आप बैठते थे शाम तक सिर्फ घोटाले ही घोटाले होते थे। आज यहां पर जो पंक्ति में लास्ट आदमी व्यक्ति खड़ा है उसके पास भी सारी स्कीम्स पहुंच रही हैं। आज किसानों के लिए स्कीम्स, आज रोजगार, बेरोजगार और हमारे जो कामगार हैं मजदूरों के लिए आज 2000 से भी ज्यादा सामाजिक स्कीम जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में लॉन्च की हैं। ये वही कहते थे ना खातों में पैसे कैसे आएंगे, देखा आपने। और मैं इनको बताना चाहता हूं अभी कोरोना हुआ 2 साल पहले, कहीं से दिखे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितने मारे गए इस कोरोना में, और कैसे उस महामारी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को निकाला। लोग मजाक उड़ा रहे थे, फॉरेन के लोग भी, उन्होंने भी देखा। यहाँ इटली हमारे आज हेल्थ स्ट्रक्चर से बहुत ऊपर है, वहां पर आपने देखा कैसे हत्याएं हुई, कैसे मौतें हुई। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में कैसे 140 करोड़ जनता के साथ न्याय किया और यहां से वैक्सीन बना के पूरे दुनिया में वो कंट्री है जिनको वैक्सीन अमेरिका जैसे लोग नहीं दे रहे थे, भारत देश ने वहां वैक्सीन दी। तो ये बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों में भाई साहब पता नहीं इनको ये दिन को सपने देख रहे हैं तारों में, इनको पता नहीं है कि दुनिया जो है, हिंदुस्तान की जनता जो है वो तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। बशीर साहब, कहीं ये तो नहीं है क्रिटिसिज्म, विरोध ऐसे ही किया जा रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए सरकार ने काम किए हैं, कुछ तो किया होगा। मैं आपको बताता हूं जी, मैं आपको बताता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत सी बातें की जी, जिन बातों का लोग जवाब चाहते हैं वो बातें तो हो नहीं रही हैं। जो मैंडेट 2014-2019 में मिला, मैसिव मैंडेट लोगों ने दिया, चाहे वो किसी तरह भी मिला, लेकिन आगे भी दे रहे हैं। फिर वही बात मैं आपको कह रहा हूं, पहले सुन लीजिए। आज लोग जवाब पूछते हैं कि महंगाई तो नहीं कम कर पाए आप। महंगाई कम करने के लिए आपने कोई उपाय ही नहीं किया। आपने किसान 750 मरवा दिए और उसकी बात तो आप कर नहीं रहे हो। उनके बाद वो जो 3 बिल वापस लिए पार्लियामेंट में, तो ये आपने कहा कि भाई कानून बनाए। उन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि कानून बना रहे। दूसरी बात करूँगा, जम्मू कश्मीर को आपने यूटी बना दिया, किसी हिस्ट्री में नहीं अभी तक हुआ है, बना दिया। अब लोग इस चीज़ का हिसाब मांगते हैं। जम्मू कश्मीर की आपने जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको तो दफन कर दिया। आपने शराब के ठेके आउटसोर्स कर दिए। आपने जो मिनरल मकान जो सस्ता बनता था जम्मू कश्मीर में, उस मकान की कीमत आपने लाखों रुपए बढ़ा दी। इसलिए साहब आप पुराने हालात में जाना चाहते हैं, जब पत्थर चलाते थे, आप पत्थर मारते थे, रोज वहां पाकिस्तान से कैलेंडर आता था। आप वो हालात लाना चाहते हैं। आज कश्मीर में देखो क्या हालात है। आज वहां टूरिस्ट कैसे आ रहा है, आज वहां शिकारे वाला, आज वहां होटल वाला, आज वहां को उनको
रोजगार मिल रहा है, 96 में कितना बीजेपी टूरिस्ट पैदा नहीं वहां आ रहा हुई है। आप वही हालात दोबारा धकेलना चाहते हैं आप कश्मीर फिश को। मार्केट बनाना आप क्या चाहते बहस हैं। कर रहे हैं? आप यही पहले समझिए, के यही आपके कुछ- जमाने में देखो आप ना बोलिए। क्या होता था, देखिए, पाकिस्तान पहले से कैलेंडर I'm आता sorry, था, अगर आप- रोज बंद होता I'm था। sorry, एक मिनट। आपको अगर- खुश होना चाहिए नहीं, खुशी माननीय क्या करो? प्रधानमंत्री जी की आपकी- क्यादत आपके में डंडे पर आज खुश होते हैं। कश्मीर जो है, आप डंडे के ऊपर खुश अरे होते डंडे हैं। कहाँ, डंडे आप चलाते थे, हाँ। आपने पैरेड गन चलाई, आप- कितने लोगों की आंखें Sorry, चली गई, सब अगर आपने आप- किया। मैं एक मिनट सुन मैं आपसे ये लीजिए। सवाल- अगर आप मेरी बात सुन लीजिए, आपसे ये- यार हमको सारी दुनिया देख रही है। आपसे ये भी पूछा हाँ जी, करिए जाएगा, क्वेश्चन आप। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कश्मीरी विस्थापित पंडितों के प्लान के पीछे आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसमें जनाब? कश्मीरी विस्थापित पंडितों के प्लान के बीजेपी पीछे ने कराई, फेमस- बीजेपी ने कराई, बीजेपी हुकूमत में बीजेपी ने नहीं, कराई। यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं, ये जमे तो नहीं थे, बीजेपी ने करवाई। इन्होंने कराई है इस वक्त। आज मैं हुकूमत उनको- में आप और करवाई उन- बीजेपी उनको ने कौन दी है। आए? मैं आपको बताता हूँ। सभी एक एक जो अगर ये हमारे हुकूमत कश्मीरी कर रहे भाई हैं, हिंदू भाई, या अगर- उनको वहां से कैसे रातों रात इन्होंने उनकी इन्होंने हत्या कराई, करके निकाला। इन्होंने एक ये नेशनल स्कीम की, कॉन्फ्रेंस का इन्होंने- आज जो चेहरा है वो मैं लोगों के सुन सामने लीजिए आ गया। आपने क्वेश्चन कश्मीर किया के ना? लोग भी सुन आपको लीजिए इग्नोर मुझे। कर रहे हैं, अगर वो आप- भी आपको लाइक नहीं सुन करते लीजिए, हैं। सुन जम्मू लीजिए। के लोग तो वैसे नहीं आपको मैं लाइक सुनना नहीं करते, चाहते। और कश्मीर के लोग आप जो सुन रहे हैं, हैं वो भी आपको आईना दिखा चुके हैं। मुझे मौका दीजिए, पहले सुन लीजिए। सर, कश्मीर दीदी, के दे अंदर दीजिए मौका नेशनल मुझे। कॉन्फ्रेंस का कोई रोल नहीं है वहां से पंडितों के आने का। इन्होंने बाज़ाब्ता गाड़ियां दी, और ये जो बीजेपी की आज बात कर रही है, बीजेपी तो हुकूमत शुरू किसकी से थी? सेंटर में कांग्रेस, यहाँ एनसी की आपके और गाड़ियां हमने वाजपेयी दी। वाजपेयी को पूछिए, वाजपेयी साहब को गाड़ियां पूछिए। हमने दी। हाँ, हुकूमत आपकी आप यहाँ जो भी और करना वहां भी। चाहते थे उसमें फेल हो गए, छोड़ दीजिए। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, लोग जिन चीजों का जवाब पूछते हैं वो तो है नहीं इनके पास, ये फिर आ जाते हैं धर्म राजनीति पे। मैं प्राइम मिनिस्टर की तकरीर एक परसों सुन रहा था, ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। ये कपिल जी ने ठीक कहा, लोगों का रुख कुछ और है, अब ये फ्रस्ट्रेशन में ये बातें करने लगे हैं। ये लोगों के उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इन्होंने सिर्फ अडानी और अंबानी की खिदमत की, लोगों को दबा के रखा इन्होंने पूरे इंडिया में। इन्होंने मणिपुर का हिसाब 80 बनाया। करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। हाँ जी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त यहाँ से ही राशन पता दिया लगा जा रहा है। 80 करोड़ लोग जो हैं वो कहाँ खड़े हैं जिनको मुफ्त राशन दे रहे हो आप। जी। आप कहते हो जी जनाब ये खत्म हो गया जी। और ये कहते हैं ये यहाँ ही हालत देखिए ना इनकी। मुनीष जी, क्या आपको लगता है कि 2 चरण के चुनाव के बाद कांग्रेस की बीजेपी की बढ़ गई है बौखलाहट? देखिए, पहले जम्मू कश्मीर पर जरूर, ये अभी जम्मू कश्मीर का कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया। पहले बहुत आतंकवादों की गोलियों से लोग मारे जाते थे, बिल्कुल मारे जाते थे। आज लोग आतंकवादों की गोलियों के साथ साथ बेरोजगारी से युवा मारे जा रहे हैं, नशे से मारे जा रहे हैं। जो नशे की इतनी बड़ी बड़ी खेप आ रही है, जो सबका विकास सबके साथ का वादा करते थे उन्होंने किया है। तो जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश में सबका सत्यानाश। देखिए, लहर जो चल रही है वो सत्ता विरोधी लहर है। ये जो 400 का किला बना रहे हैं, जो रेत का किला बना रहे हैं, वो नहीं दीजिए। तानाशाही को ही खत्म करना है, यहाँ तानाशाही मत चलाइए। देखिए, जो किला रेत का जो किला बना रहे हैं ना, रेत का किला, वो ढहने वाला है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने बौखलाहट क्यों है? बीजेपी के मेरे भाई हैं, प्रवक्ता हैं, इन्हीं के सिख कौम ने जो है जम्मू से बायकॉट किया है। ये भी इनको याद करवा दूं कि वो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे। और महाराष्ट्र के अंदर भी सिखों ने, पूरी पत्रकार वार्ता हुई है, महाराष्ट्र के अंदर भी सिखों ने, पूरे देश में जाटों ने, राजपूतों ने, किसानों ने पूरी तरह से बायकॉट किया है। और ये जो ढिंडोरा पीट रहे हैं ना कि दूसरा भी जो चरण है वो इनके खिलाफ ही गया है। मैं आंकड़े बता दूं, यूपी जिसमें ये 80 में से 80 जीतने का दावा करते हैं, 52% पोलिंग हुई है। योगी जी भी कांपना शुरू हो गए हैं। बिहार नहीं, ये आपको कैसे पता चल गया? 40% पहले आपको पता चल गया। आने हालातों से आपके हरकत भाई साहब, हालात ये है, बिहार लोग 40 का दावा करते प्रधानमंत्री जी को दोबारा तीसरी बार ला रहे हैं। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएगा 55 ये और महाराष्ट्र जिसके अंदर ये दावा करते थे 40 की 40 पेंशन देखिए आंकड़े बन जाते हैं। अरे चार चुनाव में ये चार आंकड़े तो अभी देखिए, काउंटिंग होनी है। ये चारों में से आप किसी राज्य का भी आंकड़ा मेरा गलत साबित कर देंगे तो मैं ये डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। आप बताइए क्या आंकड़े? बिल्कुल, ये आंकड़े चुनाव आयोग के 400 से पार बिल्कुल जा रहे हैं। रेत ये का किला आंकड़े है, वो हवा का गुब्बारा है, जिसमें आप लोग बना रहे हो। 2 चरणों की पिन जो है वो छूट भारतीय चुकी है। जनता पार्टी ने नहीं, यहाँ नहीं, कर्म किया है, नहीं, काम नहीं, किया है। नहीं, काम की बुनियाद पे आज पूरा हिंदुस्तान तीसरी बार इस समय चुनाव लोकतंत्र वर्सेस तानाशाही है और महाराष्ट्र से ये नारा निकला है। इस बार पूरे देश से भाजपा तड़ी था। आज अगर बाला साहब ठाकरे देखें आपको, शिवसेना को, तो वो भी रोएंगे कि ये किसके साथ चले गए। अरे कांग्रेस के विरोध में तो शिवसेना
बनी जिस थी बच्चे और आप लोग उसी के साथ बड़ा चले गए। किया, जब उन्होंने उसकी पीठ पर छुरा घोंपा, बीजेपी अरे का लोग हिंदू देख रहे हैं, है, आपकी मुंह में नसीब राम से बगल में छुरी। तीन टुकड़े ये तो हो गए। आप बताइए कौन सा बादशाह गठबंधन दल है ने आपके हुए साथ बचा हुआ है? देख रहे हैं। अकाली दल ने आपको विजय छोड़ साहब, दिया, विजय साहब। शिवसेना ने आपको छोड़ जी, दिया, विजय साहब। आपसे बड़ा एक आसान मिनट। खामोश विजय है। साहब। जी, इन्होंने कहा कि आपको कैसे पता है कि यूपी के अंदर ये रिजल्ट है? आपको कैसे पता है कि आप 400 पार हैं? जरा आप बताइए। आप हर मामले में फेल हैं। वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं भाई कार्यकर्ता साहब। हैं, हम भी माननीय कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री जी का आपको यही सवाल काम, मारते अरे हैं। पिछले 15 साल से देखो ना क्या हो रहा है। आपका आप लोग मुल्क हो ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर आपका दिया, मुल्क नामो को निशान बेच ही दिया। मिट गया, आपने मुल्क को कांग्रेस बेच का दिया। नामो निशान मिट गया, मुल्क जो को बेच दिया दो आपने। डिजिट पे आ गई। हाँ। तो आप बात हमारी कर रहे हो। वही बात बीजेपी हम की लोग बातें चल चल रही है, आज हमें तीन सौ नहीं लगेगा चालीस बीजेपी का नाम हमारे। निशान मिटते भी। और ये इस बार देख लीजिएगा, 400 लिख से कर पार रख लीजिएगा। क्या? चलिए, उनको चलिए। पता है, परेशानी हमें नहीं शांत पता। रहे, शांत यही पता है कि इनको मालूम कभी है। आपको आपको जो असलियत है ना, अभी असलियत आपको में पता बात है। करने से ब्रेक के आप बाद, एक झिझकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास वापस लौटते हैं। कि क्या जरूरत थी आपको अपने मैनिफेस्टो में प्रॉपर्टी के रीडिस्ट्रीब्यूशन की सर्वे की मांग करने की, या फिर सैम पित्रोदा का ये स्टेटमेंट देना विरासत कर को लेकर के? ये आपको डैमेज करता है और फिर सारे मौके भारतीय जनता पार्टी को मिल जाते हैं और उस दिन से सारी चीजें ही इस पर संपत्ति पर आकर रुक गई है। इवन मंगलसूत्र तक ये बात पहुंच गई है। कई गलतियां तो आप भी करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो अपना ज्ञान बांटते रहते हैं और भाजपा प्रवक्ता को अगर यहाँ पे लगता है कि उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है और वे ज्ञानी हैं, तो अपनी बारी का इंतजार करें ताकि जनता को भी पता चले, हमें भी पता चले कि इनके पास कितना ज्ञान है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस मैनिफेस्टो को अपनी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी से उसको ट्रोल करवाने की कोशिश कर रही है, यह भारतीय जनता पार्टी आज से 12 साल पहले से ही कर रही है। और इक्वलिटी आज इस देश में जरूरत है कि सबको इक्वलिटी पे लाया जाए। अगर किसी के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो उस हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति से अगर किसी गरीब का भला होता है और अगर किसी सरकार का भला होता है उनके संसाधनों को इस्तेमाल करके देश की जनता के लिए, देश के लिए, तो उसमें कोई बुराई है नहीं। सवाल पता क्या था? संसाधनों से ही शुरू हुआ था। संसाधनों का पहला अधिकार किस पे है, किसका है, उससे ही ये सारा विवाद पैदा हुआ है। विनोद जी, कोई अनपढ़ व्यक्ति ऐसी बात करे तो समझ आती है। आप जैसा पढ़ा लिखा प्रवक्ता, सॉरी जर्नलिस्ट, अगर ये बात करे तो बात जचती नहीं है, क्योंकि वो पूरा बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, देखा भी है। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यही कहा था कि सब प्रथम अधिकार जो है वो गरीब का है। माइनॉरिटी लिखा है, माइनॉरिटी वर्ड यूज किया है कि नहीं? आप तो सुन लीजिए, भाजपा प्रवक्ता नहीं सुन रहे। सबसे पहले अधिकार जो है वो देश की गरीब जनता का है, आदिवासियों का है, औरतों का है, बच्चों का है, उसके बाद ओबीसी का है, फिर उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था कि माइनॉरिटी का भी है। स्पेशली आप माइनॉरिटी, आप इसको एडिट करके मत चलाइए ना। आप अगर चलाना है तो पूरा बयान चलाइए। अब मैं भाजपा प्रवक्ता की कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि आतंकवाद में कश्मीरियों का पलायन, मैं इनको बता दूं, ये सुन लें, बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भाजपा समर्थित सरकार थी और गवर्नर रूल था यहां पे, डॉक्टर जगमोहन गवर्नर थे यहां पे, इनको शायद पता नहीं है। और किसान न्याय की बात करती है कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का किसान न्याय क्या है? 750 किसानों को शहीद कर दिया इन्होंने। एक छोटा सा अमेंडमेंट उसमें जल्दी नहीं कर पाए, तो इसलिए बेचारे किसान शहीद हो गए और आज किसानों को पैसे देने की बात करते हैं। एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 2014 में जो फीस थी आज वो 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और आयुष्मान घोटाला, 7.5 लोगों के अकाउंट से एक ही फोन नंबर से पैसे निकाल दिए गए, 9999999999। उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाएंगे, उसके ऊपर बात नहीं करवाएंगे। और अनंतनाग पुंछ में भाजपा ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। डीलिमिटेशन तो बड़े चाव से करवाया कि डीलिमिटेशन जो है बड़ा परफेक्ट है, और आज भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट नहीं वहां पे। ये फ्रस्ट्रेशन होती है, ये दावों की पोल खोलता है कि क्यों नहीं करवाते आप वहां पे। चुनाव तो करवा रहे हैं आप, अपना कैंडिडेट क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे पा रहे? पूछ लेते हैं शरदजीत जी, क्यों नहीं कैंडिडेट खड़ा किया? देखिए विनोद जी, आपने कहा कि मैं बहुत हालात मैं बदल इनसे गए हैं। ये कहूं कि आपने
सरकार बनानी है, यहाँ आप प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ आए हैं और आप कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी नहीं आएंगे, कह रहे हैं ना इनके मुंह से जी। तो 200 से कम तो सीटों पे ये खुद लड़ रहे हैं। तो अगर हम आप लोगों बता ने दीजिए आप कितनी अगर लड़ हम रहे हैं? लोगों ने वहां पर कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या उसमें तकलीफ हो रही है? अरे भाई आपने तो पूरे हिंदुस्तान में 200 कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तो आप 300 जगह 350 जगह तो लड़ ही नहीं रहे हो, और यहाँ एज ए प्रवक्ता आप कहते हो कि हमने सरकार बनानी है। अरे भाई 272 वाले की सरकार बननी है ना, आपकी थोड़ी बननी है, इसलिए आप गलत फहमी में हो। हम लोग 400 से ज्यादा सीट पे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं हिंदुस्तान में, और 272 से पहले भी 303 आई थी। इस बार हमारा लक्ष्य है कि जो सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर हम 400 क्रॉस करना, ये हमारा एजेंडा है और ये हमारा टारगेट है। और इसी टारगेट पे हिंदुस्तान का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दिन रात जुटा हुआ है, और ये पूरा मिशन जो हमारा 400 पार है वो हम पूरा करेंगे। और इनको ये बताना चाहते हैं कि ये जो आज लुभानी बातें, यहाँ वैसा हुआ यहाँ ऐसा हुआ, ये कुछ सुनने के लिए, आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे हो। अरे 5 लाख रुपया जम्मू कश्मीर का कोई भी जो हमारा यहाँ रहता है निवासी है वो आयुष्मान कार्ड का पहला जम्मू कश्मीर राज्य है। यहाँ हर इंसान को, हर व्यक्ति को 5 लाख के जो हमारा हेल्थ का है इंश्योरेंस है। बाकी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको है, तो इनको खुश होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड का क्या घोटाला, वो तो हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल वाले जो दवाई लिखेंगे वहां पैसे आएंगे, घोटाला कहां से आ गया उसमें? घोटाले का कोई मतलब नहीं है, घोटालों वाली सरकार आपकी थी, ये कांग्रेस घोटालों की सरकार थी, ये कहां नाम भारतीय जनता पार्टी का आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ रहे? कितना मुश्किल होता है रुख बदलना। आप पहले भाजपा के साथ थे और किस तरीके से पूरे इंडिया ब्लॉक को आप क्रिटिसाइज करते थे, आज किस तरीके से उसकी तारीफ करते हैं। देखिए ये कला कहां से आती है, थोड़ा सा बता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कला हाथ से होती है, लेकिन पूरा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूरा विस्तार से बताता हूँ। पहले इन्होंने वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम लिया था, बिल्कुल याद करें उनको, क्योंकि वो पूरे देश को उनको याद करना चाहिए। वो बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट थे। अरे बिल्कुल मुझे जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए, जवाब देने दीजिए, और ये उसी के साथ जुड़ गए। हमारे ही नेताओं को याद करोगे? मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले टाइम आप शायद पाकिस्तान बोलने दीजिए, ये मेरे समय में बोलेंगे, यही तानाशाही है। देखिए आप हमारे नेताओं को भी याद करोगे के साथ आज खड़े हो, अपने नेताओं का भी के साथ खड़े हो जाओगे। तो मैं कह रहा हूँ कि बाला साहब नेताओं को याद कर लीजिए, आपके साथ खड़े होकर देख लिया हमें क्या मिला। किसके लिए विनोद जी को क्या करवाइए, अगर जवाब देने दीजिए इनको, बोलिए। देखिए हमारे नेताओं को याद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री जी अगर महाराष्ट्र में कहीं सभा करते हैं ना, तो उसी वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी की फोटो लगाकर वो हम भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके बिना अपने नेताओं की फोटो लगाकर वोट लेकिन आपने क्या हाल बनाया ये कह रहे हैं? सही सुन तो लीजिए, 2 मिनट का सब्र तो रखिए सुनने का। अपने नेताओं के बयानों को भी याद कर लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी आपके बहुत बड़े नेता थे जो स्वर्ग में है इस समय। वो क्या कह रहे होंगे जिन्होंने कहा था कि मैं चिमटे के साथ भी वो सरकार नहीं छूऊंगा जिसमें जो है मेरा बहुमत नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी नीतीश जी को क्या बोलते थे कि दरवाजे बंद हैं, रेड कारपेट से वेलकम करते हैं। और ये अजीत पवार जी जिनको जो है आपने अब क्लीन चिट दे दी, कल ही मैं पढ़ रहा था, उनको और उनकी वाइफ को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई कि कोई आरोप नहीं है। इसका मतलब कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार देश को भ्रमित कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे, और यही सारी चीजें ये कांग्रेस को लेकर भी कर रहे हैं। ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, सबसे पहले तो ये समझिए, ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस इंडिया है। आप इंडिया गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, जरूर उसके अंदर कांग्रेस भी एक पार्टी है जिसको आप लगातार कह रहे हैं कि 200 सीटों पर पूरा देश देख रहा है कि पूरी अपोजिशन जो है आज मोदी जी के साथ लड़ रही है, और लोग देख रहे हैं, यही तो जवाब दे रहे हैं लोग। लोगों को पता है सब चोर चक्के घोटालेबाज सब एक साइड है और माननीय प्रधानमंत्री जी एक साइड है, यही तो लोग देख रहे हैं। अभी तक सीटों को तय नहीं कर पाया, 400 का दावा करते हैं। कश्मीर, जिस जम्मू कश्मीर के नाम पर इन्होंने पूरे देश के अंदर वोट बांटे, आप ये मुझे बीजेपी के प्रवक्ता बताएं, इनका कश्मीर के अंदर 3 सीटों में कौन सा उम्मीदवार है? हिम्मत नहीं है इनके अंदर कश्मीर के अंदर घोषणा करने की। चलिए बशीर साहब, आप हमें बताएं कि आप किस बुनियाद पे ये कहते हैं कि इस बार एनडीए सरकार दोहराई नहीं जाएगी? क्या आपको ऐसे बिंदु लगते हैं, पॉइंट्स लगते हैं कि
सरकार रिपीट नहीं हो रही है दिल्ली में। देखिए, पहली चीज ये है कि पूरे इंडिया में 10 साल हो गए। जी। पहले 5 साल में लोगों ने सोचा कि वो जो हुआ था डिमोनेटाइजेशन, हो सकता है ये रिजल्ट्स आगे आ जाएंगे। अब 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल के बाद, ऋषि साहब, एक मिनट, 10 साल के बाद लोगों को लग रहा है कि बीजेपी का झूठ लोगों के सामने आ गया। झूठ के ऊपर चल रहे हैं, टोटल झूठ। किसी भी जगह पे ये बहस नहीं करना चाहते हैं कि इन्होंने कौन से उपाय किए लोगों को महंगाई कम करने के लिए, इन्होंने महंगाई बढ़ाने के लिए। अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि जनाब कोविड, इन्होंने कोविड की भी मार्केटिंग की, इन्होंने वैक्सीन की भी मार्केटिंग की। वैक्सीन, सरदार साहब, मैं जब बच्चा था ना तब भी यहां वैक्सीन लगती थी, उस वक्त किसी ने मार्केटिंग नहीं की। और आपने उस वैक्सीन के उसके ऊपर भी घोटाले किए हैं, और उसके लिए जो वो प्राइम मिनिस्टर फंड है उसकी कोई बहस कराए, उसकी कोई इंक्वायरी कराएगा, पता लग जाएगा। बात यह है, मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं कि चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का लोगों के सामने आ गया, ये अब फ्रस्ट्रेशन में आ गए। ये आ गए अब कब? मंगलसूत्र पे। ये आ गए, इन्होंने आधा छुपाया मंदिर के पीछे, अब आ गए मंगलसूत्र पे। अब लोग समझ रहे हैं, इसलिए इनकी इस बात का जवाब लोग अब वोट के जरिए दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो चलिए विशेष साहब, मेरे तक छोटे से ब्रेक के बाद कभी आपके पास लूटता हूं मैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी टीआरपी हुई भाई जी।